Hello friends, I welcome you all to my channel and this new video of class 11th history chapter 1 from the beginning of time. Let's start. So first line में हमें दे रखा है कि 5.6 million years ago human like creatures का development हुआ और 1,60,000 years ago modern humans का development हुआ. तो मतलब इधर से हमें हिंट मिल चुकी है कि हम इस चैप्टर में इस 5.6 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 1,60,000 ईयर्स अगो तक के बीच में जो इवोल्यूशन की जो प्रोसेस चल रही थी, जो तरीका था लोगों को जीने का, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो यही बात आपको याद रखनी है कि ह्यूमन जैसे इंसानों जैसे प्राणी धरती पे कब आया 5.6 मिलियन ईयर्स अगो और हम जैसे इंसान धरती पे कब आए 1,60,000 ईयर्स अगो. ठीक है. अब फॉसिल्स की बात करते हैं कि भाई जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें इस बात का पता कैसे चला. ठीक है कि इतने साल पहले ये हुआ, इतने साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस आए. ये सारी चीजें कब पता चली, कैसे पता चली? तो ये सारी चीजें फॉसिल्स से पता चली. अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स किसी भी प्लांट, एनिमल या ह्यूमंस का जो बचा कुचा बच जाता है उनका, जैसे जो रिमेन्स है. ठीक है. बहुत ही पुराने प्लांट्स का, एनिमल्स का, ह्यूमंस का. अब भाई रिमेन्स है, धरती में तो गट जाने चाहिए नहीं. ये कुछ रिमेन्स हैं जो रॉक्स के अंदर फंस जाते हैं. ठीक है. अब रॉक्स हैं वो इजीली डिग्रेड नहीं होते, तो वो क्या हो जाते हैं, वही फॉसिल्स उन रॉक्स के अंदर उन्हें अपना सेफ्टी कुछ वॉल मान लेते हैं ये फॉसिल्स. और जो रिमेन्स है वो रॉक्स के अंदर फंस जाते हैं और उन रॉक्स के अंदर फंस के वो बहुत ही सालों तक उनमें बैठे रहते हैं और कुछ सालों बाद वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ में आ जाते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट एक नई थ्योरी दे डालते हैं. जैसे एक थ्योरी हमें आगे दे रखी है होमो निएंडरथैलेंसिस की. वो क्या है कि कुछ वर्कमैन जर्मनी की निएंडर वैली में काम कर रहे थे, लाइमस्टोन की खुदाई कर रहे थे. कौन सी डेट को, डेट नहीं पता, अगस्त 1856 को. ठीक है. अब क्या हुआ, उन्हें कुछ स्कल मिला. ठीक है. कुछ भूत जैसा कुछ मिला और कुछ फ्रेगमेंट्स मिले स्केलेटन के. ठीक है. टुकड़े मिले स्केलेटन के. तो उन्हीं स्कल और स्केलेटन फ्रेगमेंट्स को उन्होंने अपने गांव के, अपने एरिया के एक हिस्ट्री के टीचर या फिर एक नेचुरल हिस्टोरियन जिसका नाम है, आपको याद रखना है, द वन एंड ओनली कार्ल फुलरॉट. ठीक है. अब कार्ल फुलरॉट का भाई साहब को समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या चीज है, मैं तो एक लोकल स्कूल मास्टर हूँ, मुझे क्या पता. तो उन्होंने एक प्रोफेसर और जो बॉर्न यूनिवर्सिटी के थे, वेल नोन प्रोफेसर एंड वेल नोन हिस्टोरियन मिस्टर हार्मन स्काफ हुसैन को दे दिया. ये इतने वेल नोन है कि हमें भी इनका नाम आज ही पता चला है और जिनका नाम है मिस्टर हार्मन स्काफ हुसैन. अब मिस्टर हरमन स्काफ हुसैन को ये पूरी कहानी समझ में आ गई. उन्होंने बता दिया कि ये जो भूतिया सा जो स्कल है ना, ये उस इंसान का है जो अब नहीं रहा. ठीक है. वो मर चुका है, अभी वो खत्म हो चुका है, पर वो हमारा एंसेस्टर था. हम उस इंसान से इवोल्यूशन हुआ है हमारा, ये उस एनिमल का है. बट जो स्कॉलर्स थे वो बोलते थे कि भाई हम तो भगवान के बच्चे हैं, हमें तो गॉड ने भेजा है धरती पे. तो वो तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि भाई हमारा जो जन्म है वो जानवरों से है. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. तो इसी बात के लिए एक वेल नोन साइंटिस्ट है मिस्टर चार्ल्स डार्विन, जिनकी एक बुक आई ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 24 नवंबर 1859. और उन्होंने ये विद प्रूफ विद एविडेंसेस ये बता दिया कि जो हम हैं, ह्यूमंस हैं, उनका एवोल्यूशन एनिमल से हुआ है. तो अब वो बड़े थे, बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, तो स्कॉलर्स ने भी उनकी बात मान ली. ठीक है. तो ये बातें याद रखनी है कि अगस्त 1856 को जर्मनी वैली में, निएंडर वैली में, कार्ल फुलरॉट, मिस्टर हरमन स्काफ हुसैन, और क्या उन्होंने बताया, और फिर चार्ल्स डार्विन की बुक और उनकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की डेट. अब ये है कुछ ब्रीफ व्यू, आगे तो पढ़ने वाले हैं, अगर पढ़ना है तो देख लो. ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स का पहले प्राइमेट्स का डेवलपमेंट हुआ, फिर होमिनोइड्स का, फिर होमिनिड्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमोस, होमो से हैबिलिस, इरेक्टस, सेपियंस. और सेपियंस के दो एग्जांपल हैं, एक तो हमने पढ़ लिया निएंडरथैलेनेसिस और एक है हाइडेलबर्जेनेसिस. फिर हम उनके वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, फिर वो केव्स में पहले पेड़ों पे रहते थे, फिर गुफाओं में आ गए, फिर झोपड़ियों में आ गए. वो प्रोसेस कैसे कैसे चली. ठीक है. फिर टूल मेकिंग देखेंगे. तो ये देख लो आप, ये हम हैं,
कौन से हैं हम देख लो उसमें से। कुछ बंदरों से फिर एप्स बने, फिर ऐसे से ऑस्ट्रेलोपिथेकस बने, फिर डेवलपमेंट होता रहा। फिर हमें अब हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। हमारा इधर से स्टार्ट होता है कि प्राइमेट्स, इन सब के कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चंस आते हैं कि भाई प्राइमेट्स के कुछ फीचर्स बता दो, दो तीन हॉमिनॉइड्स के कुछ फीचर्स बता दो। तो यही फीचर्स हम आज पढ़ने वाले हैं। और फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्राइमेट्स के बारे में। प्राइमेट्स क्या है? लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिसमें हम सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से सब कुछ है। ये प्राइमेट्स के सब ग्रुप से तो है। तो प्राइमेट्स क्या है? ये बहुत ही ग्रुप के एनिमल्स हैं जिसमें मंकीज, एप्स, ह्यूमन सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है। और ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब ह्यूमंस में क्या होंगे? बॉडी हेयर्स होंगे, लॉन्ग गेस्टेशन बर्थ पीरियड, मतलब मेमोरी ग्लैंड का उनके अंदर प्रेजेंस होगा, बर्थ देने की एबिलिटी होगी, बहुत बड़े बड़े दांत होंगे, और टेम्परेचर को अपने बॉडी में मेंटेन करने का एबिलिटी होगा। टेम्परेचर को मेंटेन करने का कैसे? जैसे आज हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी में बाहर के इन्वायरमेंट के साथ, तभी तो हम जी सकते हैं। तो वो एबिलिटी उनके अंदर भी थी। अब होमिनिड्स के बारे में बात कर लेते हैं, और होमिनोइड्स के, इनके अंदर डिफरेंस है। अगर एक डिफरेंस याद हो गया तो दूसरा तो नहीं है। स्मॉलर ब्रेन, लार्जर ब्रेन, छोटी खोपड़ी बड़ी खोपड़ी, मतलब इनमें सोचने की क्षमता कम थी और इनमें कुछ सोचने की एबिलिटीज होना स्टार्ट हो चुकी थी। फ्लेक्सिबल फोर लिम्स, स्पेशलाइज्ड हैंड्स, मतलब इनके अपने हाथों पे पैरों पे कंट्रोल नहीं था, पर इनके हाथों पे बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल आ चुका था। क्वाड्रूपेड्स, चार पैर वाले थे। बाईपैडल लोकोमोशन या बाईपैडल मूवमेंट, दो पैर थे, दो हाथ थे। दो पैर दो हाथ पे चलेंगे तो अपराइट पोर्शन होगा, सीधे खड़े होके चलेंगे। डोंट यूज टूल्स, हाथ नहीं है तो टूल्स का क्या खाक यूज कर लेंगे? नहीं। हॉमिनिड्स के पास हाथ थे, अच्छे से कंट्रोल कर सकते थे, तो भाई टूल्स तो यूज करनी थी, उनका हक बनता है। बड़ी खोपड़ी है, सोचने की क्षमता है, टूल्स बनाने की दिमाग आ चुका था, तो बना दिया। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात कर लेते हैं और होमोस के डिफरेंस की। बहुत इजी है। स्मॉलर ब्रेन, लार्जर ब्रेन, जैसे जो नेक्स्ट लेवल है उसके पास हमेशा जो प्रीवियस लेवल है उससे कुछ ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे। तो उसके पास स्मॉल ब्रेन है तो अगले के पास लार्जर ब्रेन तो होना ही है। ये दोनों फीचर्स इन होमिनोइड्स और होमिनिड्स में सेम है। हैवियर चोज, बड़े बड़े जबड़े थे, छोटे छोटे जबड़े थे होमोस के पास। अब जबड़े बड़े होंगे तो बड़े बड़े दांत थे, इनके पास छोटे छोटे दांत थे। ठीक है। ये था इन दो के बीच में बहुत ही कॉमन सा फीचर्स। फिर होमोस के बारे में आपको याद रखना है, हैबिलस, इरेक्टस एंड सेपियंस। और हैबिलस किसे बोला है? द टूल मेकर। इरेक्टस किसे बोला है? द अपराइट मैन। और जो सेपियंस किसे बोला है? वाइस एंड थिंकिंग मैन, मतलब जो टूल बना सके। जैसे हैबिलस जो सीधा खड़ा हो सके अपने पैरों पे और अपने हाथों को यूज कर सके, वो इरेक्टस। और जो सोच सके, जिसमें बुद्धि आ चुकी है, जिसमें मतलब हम जैसा दिमाग हो चुका है, वो होमो सेपियंस, द मॉडर्न ह्यूमंस। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये बात हम बाद में करेंगे, पहले हम फॉसिल्स का नेम याद कर लेते हैं कि भाई जो फॉसिल्स का नेम है वो किस बेसिस पे लिखा जाता है। तो फॉसिल्स का नेम तीन ही छोटे से बेसिस पे लिखा जाता है। फर्स्ट है लेटिन और ग्रीक वर्ड्स, इसके हम एग्जांपल देखेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं। मतलब लेटिन भाषा और ग्रीक भाषा के तौर पर उनका नाम रखा जाता है। सेकंड है उनके कुछ जो यूनिक कैरेक्टर्स हैं फॉसिल्स के, उनके बेसिस पे उनका नाम लिखा जाता है। और थर्ड, वो फॉसिल्स अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह से फर्स्ट टाइम मिले हैं तो उस जगह के बेसिस पे उनका नाम लिखा जाएगा। तो लैटिन और ग्रीक भाषा में हमें एक एग्जाम्पल मिला है, मतलब अभी हम देखेंगे, तो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट नेम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो दो भाषाओं से बना है, लैटिन और ग्रीक। ठीक है। ओके। ये जो ऑस्ट्रेल है ये लैटिन लैंग्वेज से आया है, और जो फिथेकस है ये ग्रीक भाषा से आया है। लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है साउथ, सदर्न, साउथर्न कुछ बोला। और ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है एप्स, मतलब सदर्न एप्स। तो ये एग्जांपल हो गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। इस बेसिस पे मतलब ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे
ये अफ्रीका के साउथ के जो एप्स थे उनसे मिलते जुलते थे, तो इसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस रख दिया। ठीक है भाई, ये तो बात आ गई समझ में। अब नेक्स्ट एग्जांपल इसी लैटिन और ग्रीक भाषा का हम एक और देख लेते हैं, जिसका नाम है होमोस। होमो एक लैटिन लैंग्वेज से डिराइव है, जिसका मतलब होता है मैन। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैन ही इंक्लूडेड, विमेन्स भी थी। ये एग्जांपल किसका हो गया? लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज वाले प्राणियों का। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपको एग्जांपल्स याद रखने। फिर हमने कैरेक्टर्स की बात कर ली, तो कैरेक्टर्स की हमने बात अभी करके गए थे। इसका एग्जांपल आप हैबिलिस दे सकते हो, क्योंकि उनमें टूल की जो एक यूनिक एबिलिटी स्टार्ट हो चुकी थी, इनका टूल मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, तो उन्हें हम हैबिलिस बोलेंगे। जो दो पैरों पे खड़े हो सके उन्हें हम इरेक्टस बोलेंगे, और जो थिंकिंग मैन होंगे उन्हें हम सेपियंस बोलेंगे। और उनके एक रीजन के हिसाब से अगर हमने एग्जांपल देखे, तो हमने देख चुके हैं, एक तो निएंडर वैली के निएंडरथैलेंसिस का, और जर्मनी के हाइडेलबर्ग सिटी में एक फॉसिल मिला है जिसका नाम है हाइडेलबर्जेनेसिस। अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं होमिनिड्स के बारे में। मतलब हमारे बुक में ये दे रखा है कि क्वेश्चन साइंटिस्ट के ऊपर उठाया गया है कि जो होमिनिड्स हैं, चलो जा भाई, जो होमिनिड्स हैं उनका इवोल्यूशन अफ्रीका से ही हुआ है या नहीं। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने बोला हाँ भाई अफ्रीका से ही हुआ है, क्यों कोई शक? तो बोले शक तो है ही। तो उन्होंने बोला कि प्रूफ दीजिए आपकी जो होमिनिड्स है उनका इवोल्यूशन अफ्रीका से हुआ है। तो उन्होंने दो प्रूफ दिए अफ्रीका के इवोल्यूशन पर। फर्स्ट प्रूफ था कि जो अफ्रीकन एप्स हैं, जो अफ्रीकन एप्स मतलब जो अफ्रीका के जो एप्स हैं, उनकी अगर हम कैरेक्टर्स देखें, क्या देखें उनके, अगर हम कैरेक्टर्स देखें, तो वो होमिनिड्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनसे बहुत ज्यादा सिमिलर है। अंडरस्टूड। मतलब जो होमिनिड्स है उनका जो कैरेक्टर है वो अफ्रीकन एप्स से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, बहुत ही कैरेक्टर्स है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हमने देखी वो थी कि जो अफ्रीका है उसमें जो सबसे पहला फॉसिल, द अर्लीस्ट फॉसिल मिला था, वो होमिनिड का एक जीनस था जिसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसका मिला था। और अगर उस ऑस्ट्रेलोपिथेकस की हम बर्थ डेट निकालें, तो वो था 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। और अगर उसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की हम दूसरी जगह पे बर्थ डेट निकालें अफ्रीका को छोड़ के, तो वो 1.8 मिलियन ईयर्स अगो की थी। तो आप ही बताइए सोच के कि जिस जगह पे किसी इंसान या फिर किसी फॉसिल्स का जो इवोल्यूशन की डेट बहुत ही पुरानी है और जगहों से कंपैरिजन में, तो क्या उस फॉसिल का इवोल्यूशन, क्या उस फॉसिल का ओरिजिन अफ्रीका ही होगा? ऑब्वियसली अफ्रीका ही होगा। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टर्स थे, याद रखने हैं कि भाई एक कैरेक्टर तो क्या हो गया, जो ग्रुप ऑफ अफ्रीकन एप्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू होमिनिड्स, और सेकंड क्या हो गया, क्या हो गया, जो अफ्रीकन एप्स हैं, the earliest hominid fossils found in Africa of the genus Australopithecus date back to 5.6 million years ago, while the other regions where the Australopithecus fossils have been found only date back to 1.8 million years ago. ठीक है, अब हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस की इतनी बात कर ली, तो आगे हम उसकी डिस्कवरी भी देख लेते हैं कि भाई किस प्राणी ने की। तो डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसमें क्या दे रखे है कि 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी में एक जर्मन बटरफ्लाई कलेक्टर था। तितलियां पकड़ते पकड़ते उसने एक खतरनाक सा शक्ल देख लिया, एक स्कल मिला उसे। बट वो एक बटरफ्लाई कलेक्टर था, तो उसको ये नहीं पता था कि भाई ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का स्कल है। तो उसने डिस्कवरी तो कर दी थी, पर उसे वो बता नहीं पाया कि वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का था। और वो कहाँ मिला उसे? ओल्डुवाई गोर्ज में। फिर दो कपल्स के बारे में बात कर रखी है कि मैरी और लुइस लिखी हैं, जो ओल्डुवाई गोर्ज में 40 साल से काम कर रहे हैं। उन्हें मिला ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का फॉसिल, और उन्होंने डिस्कवर कर दिया इस बात को कि ये जो फॉसिल है ये ओल्डुवाई गोर्ज में मिला है और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है। और कब किया? 17 जुलाई 1959 में। तो तीन डेट आ चुके हैं हमारे पास, अगस्त 1856,
24 November 1859 and 17 July 1950। अब हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ओरिजिन देख लिया, उसकी डिस्कवरी देख ली, तब उसका एंड भी देख लेते हैं। ठीक है, बेचारे को जल्दी मार दिया। तो हम डिस्कवरी सॉरी एंड ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ साथ हम इम्पैक्ट ऑफ आइस एज भी देख लेते हैं कि भाई ये दोनों एक दूसरे से कैसे प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि जो लास्ट आइस एज है वो 25 लाख साल पहले स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और कहाँ एंड हुई, हमारे 13,000 साल पहले जो आइस एज है वो खत्म हो चुकी थी। ठीक है, तो हमें ये बात अभी दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि 25 लाख साल पहले और 13,000 साल के बीच में ऑस्ट्रेलोपिथेकस रहते थे धरती पे। ठीक है, अब आइस एज का मतलब क्या होता है, पूरी धरती स्नो से कवर होगी। ठीक है भाई साहब, अब क्या हुआ, ये आइस एज धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, अब उनकी अडेप्टेशन क्या थी, कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने की। पर आइस एज तो कम हो रही है, आइस एज कम हो रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो रेनफॉल होगी, रेनफॉल से फॉरेस्ट होंगे और ग्रासलैंड्स होंगे। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो अडाप्टेशन था आइस एज में रहने का, वो भी कम होता जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस इस गर्मी में नहीं रह सके, तो सरवाइव नहीं कर पाए। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, उनसे इवोल्यूशन हुआ होमोस का, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो मतलब खत्म हो चुके थे, एक्सटेंड हो चुके थे, और उन्हें रिप्लेस कर दिया होमोस ने, जिनके पास एक बेटर अडाप्टेशन आ गई इस ड्रायर कंडीशन में रहने की, इस रेनफॉल फॉरेस्ट वाले ग्रासलैंड वाले तरीकों में रहने की, और इसी से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा फिर लेटर। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट था आइस एज का। अब हम थोड़ी लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट लोकेशन हमें याद रखनी है होमो हैबिलिस की। ठीक है, उसकी लोकेशन दे रखी है ओमो इन इथियोपिया, ओल्टोबाई गोर्ज इन तंजानिया, होमो इरेक्टस की कुबीफोरा जावा केन्या, वेस्ट तुर्काना सांगिरन मोर्चोगेटो, और सेपियंस की एशिया अफ्रीका एंड यूरोप। ये लोकेशन तो आपको याद करनी है, कुछ समझने वाली और समझाने वाली सी चीज नहीं है। नेक्स्ट, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में सारा खेल किसका इधर, ओके यस, इधर सारा खेल है वो टूल मेकिंग है। ठीक है, मतलब टूल मेकिंग से कुछ इवोल्यूशन हुआ, या फिर कुछ इवोल्यूशन से टूल मेकिंग हुई। ये जो जितनी भी चीजें वो बहुत ही एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। कैसे, जैसे हम बोले कि अगर हमारी ब्रेन साइज इंक्रीज हुई, ब्रेन साइज इंक्रीज हुई, ठीक है, हो गई। या फिर हम बोले हमारी अपराइट वॉकिंग जब से स्टार्ट हुई। ठीक है, अपराइट वॉकिंग समझ रहे हो, हमने बता दिया था। फिर या हम बोल सकते हैं हंटिंग जब से स्टार्ट हुई, या हम बोल सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। ये क्या है भाई, ये है कि भाई जो ब्रेन साइज है वो बढ़ी, तो लोगों में टूल मेकिंग की जो, भाई टूल कैसे बनाएंगे जब दिमाग ही नहीं होगा, तो उनके अंदर ये थोड़ी सोच में आएगा कि हम हंटिंग करते हैं चलो टूल बनाते हैं, इन पत्थरों से टूल बनता है। तो अगर ब्रेन साइज बढ़ी तभी तो वो टूल बना सकेंगे। ठीक है, अब अपराइट वॉकिंग हुई, मतलब दो हाथ होंगे और दो पैर होंगे, तो इन हाथों से तो बनाएंगे टूल। तो जैसे अपराइट वॉकिंग हुई तो टूल मेकिंग हुई, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे टूल मेकिंग हुई तो अपराइट वॉकिंग हुई। ठीक है, अब अपराइट वॉकिंग भी कर रहे हैं वो और टूल मेकिंग भी कर रहे हैं, तो किस पे अपनाएंगे, एक दूसरे के इंसानों को थोड़ी मारेंगे, हंटिंग करेंगे वो एनिमल्स की। ठीक है, और हंटिंग करेंगे तो बहुत ही दूर दूर के जगहों पे जाना पड़ेगा, और अपराइट वॉकिंग है उनके पास, तो वो बहुत ही दूर के जो एरियाज हैं, जो या फिर उनके जो शिकारी हैं, उन्हें वो आराम से ढूंढ सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें एकदम क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है, और इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये आप देख सकते हो, इंक्रीज ब्रेन साइज एंड ब्रेन कैपेसिटी, upright walking, visual surveillance long distance, walking while foraging and hunting। foraging मतलब शिकार करना। अब हम चलते हैं कि भाई ये जो थ्योरीज हैं वो किसने दी थी। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर जो लड़ाई कर रहे थे लोग,
वो थ्योरीज है कि रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, मतलब कुछ लोग बोले कि जो ओरिजिन है ह्यूमन एवोल्यूशन का वो अफ्रीका से हुआ है, कुछ बोले नहीं अफ्रीका से ही नहीं हुआ, और भी एरियाज में हुआ था, भले ही उनके एवोल्यूशन प्रोसेस अलग अलग हो। तो कुछ ने तो फिजिकल अपीयरेंस को लिया, और कुछ ने उनके जो फिजिकल अपीयरेंस को नहीं लेके उन्होंने उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देख के बोला। ठीक है, तो हम सब अभी पढ़ लेते हैं रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। इस मॉडल में ये बता रखा है कि जो ओरिजिन है वो बहुत ही अलग अलग जगह से हुआ है, अफ्रीका से नहीं हुआ है। So this argument is based on the regional difference in the feature of the present day humans। मतलब आज का जो humans है उनके regions के difference के ऊपर ये argument based है। ये हमने देख लिया कि भाई अलग अलग humans हैं तो अलग अलग region से हैं, तो इनका इसका मतलब जो humans है उनका relation अलग होगा। जैसे यूएसए है वो लोग अलग दिखते हैं हमसे, चाइना है, जापानीज है, इंडिया है, ये सारे लोग एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। According to this model, the archaic Homo sapiens मतलब जो modern humans हैं in different regions अलग अलग जगहों पे gradually evolved at different rates। हर जगहों पे वो अलग अलग evolution rate से evolve हुए हैं। मतलब अगर हम इधर इधर देखें थोड़ा सा इसको, इसका बोलने का मतलब है कि भाई जो रीजन्स हैं वो अलग है। अब अलग अलग रीजन्स होंगे, अलग अलग उधर का टेम्परेचर होगा, अलग अलग उधर का एनवायरनमेंट होगा, तो जो इवोल्यूशन है उसके रेट भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। फिर क्या बोला है इसने, into modern humans and hence the variation in the first appearance of modern humans in different parts of the world। और इवोल्यूशन रेट अलग है, उनकी जगह अलग है, तो जो उनके फिजिकल अपीरियंस में जो वेरिएशन हुआ है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि होमो सेपियंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इस थ्योरी का जो मेन मोटिव है वो यही है कि जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो धरती के अलग अलग पार्ट में इवोल्व हुए हैं। ठीक है, रेट ऑफ एवोल्यूशन वाज डिफरेंट इन डिफरेंट रीजंस व्हिच लीड टू डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस। ये बात अभी हमने कर ली, इवोल्यूशन रेट डिफरेंट है, इवोल्यूशन रेट डिफरेंट है अलग अलग जगहों पे, तो जो फिजिकल अपीयरेंस का जो डिफरेंस है वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये था रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। रिप्लेसमेंट मॉडल क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस हैव ओनली वन सिंगल ओरिजिन दैट इज अफ्रीका। मतलब ह्यूमंस का इवोल्यूशन सिर्फ एक ही जगह से हुआ है, और वो कौन सी जगह है, सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका है। Those who suggest this argue that an enormous similarity amongst modern humans is due to their descent from a population that is originated in a single region which is Africa। भाई जिस आर्ग्यू जो लोग इस आर्ग्यू को सपोर्ट करते हैं वो बता रहे हैं कि आज के मॉडर्न ह्यूमंस में जो हम सिमिलरिटी देख रहे हैं, अब आप किसी भी धरती पे चले जाओ, धरती के कोई भी पार्ट पे चले जाएं, हम देखते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो ऑब्वियसली हमसे बहुत ही सेम है, बस हमारे जो स्किन टेक्सचर है या फिर जो थोड़ा सा जो फिजिकल अपीयरेंस है वही तो चेंज है। पूरी बॉडी का जो ऑर्गन्स है, जो ब्रेन है, दो हाथ है, दो पैर है, वो सारे सेम है। तो इसका मतलब जो उन पॉपुलेशन, जो इस धरती की जो पॉपुलेशन है उनका जो एंसेस्टर है, जो उनके जो पूर्वज हैं वो सब एक ही ओरिजिन से ओरिजिनेट हुए हैं, और वो कौन है, अफ्रीका है। The evidence of the earliest fossil of modern humans from Homo ethiopia also supports the replacement model। और जो Homo ethiopia में जो हमें मॉडर्न ह्यूमंस का जो एविडेंस मिला है वो भी इस बात को सपोर्ट करता है। अब इस जो रिप्लेसमेंट मॉडल थ्योरी है वो क्या ओरिजिनेट करती है, ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑल द मैन वर रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न ह्यूमंस। मतलब जो पहले के जितने भी प्राणी थे, जैसे हमने क्या पढ़ा, प्राइमेट्स अलग थे, होमोसेपियंस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एप्स, मंकीज, ये सारे अलग थे, पर थे वो इंसानी। तो इन्हीं अलग अलग तरह के जो फॉर्म्स हैं उनको सबको रिप्लेस करके सिर्फ एक ओरिजिनल हुआ है, और वो किसका है, मॉडर्न ह्यूमंस का। और मॉडर्न ह्यूमन से कुछ और इवॉल्व हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इन सब का एक ही एंड हुआ है, वो क्या है, मॉडर्न मैन। और इसका मतलब क्या है, ये सब एक ही जगह से ओरिजिन हुए हैं, वो है अफ्रीका से।
और उनके अंदर जो चेंजेस हम देख रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस का, वो उनके रीजन के अडाप्टेशन के कारण हुआ है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस है ओवर के, ये आप लोग कर लेना, बहुत ही इजी है, ये जो हम पहले पढ़ के आए वही बात अभी हो रखी है। अब हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अर्ली ह्यूमंस। भाई जो इंसान थे, जो पुराने लोग थे, वो अपना फूड कैसे गैदर करते थे? तो गैदरिंग, हंटिंग, स्कैवेंजिंग, फॉरेजिंग, फिशिंग, प्लांट हंटिंग, इन तरीकों से वो अपना फूड गैदर करते थे। ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। चैप्टर की थ्योरी है वो बहुत बड़ी है, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो ये जो नोट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर एग्जाम में आप यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करके जाओगे तो नंबर फुल है। ठीक है, क्या है, गैदरिंग की बात करते हैं। तो गैदर किस चीज को करेंगे? वो प्लांट के प्रोड्यूस को गैदर करेंगे। उन्होंने प्लांट के प्रोड्यूस को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब प्लांट का प्रोड्यूस क्या होते हैं? सीड्स, नट, फ्रूट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। अब भाई हमें कैसे पता चला कि वो प्लांट के प्रोड्यूस है वो गैदर करते थे? तो साइंटिस्ट ने बोला कि हमें फॉसिल्स मिलने चाहिए प्लांट्स के प्रोड्यूस के। अब फॉसिल्स कैसे मिलेंगे? तो कार्बनाइजेशन प्रोसेस की एक बात की गई है इसमें हमारे बुक में, और उसमें बोला है जो कार्बनाइजेशन प्रोसेस है उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई प्लांट का प्रोड्यूस है, जैसे मान लीजिए कोई फ्रूट है, वो नेचुरली या फिर किसी तौर पे कैसे भी करके अगर उसे जला दिया गया है या फिर वो जल गया हो, वो एक्सीडेंटली बर्न हो चुका हो, तो फिर क्या होगा? उसका कुछ फॉसिल्स बचेगा, कुछ रिमेन्स बचेगा, और वही वो रिमेन्स है वो रॉक्स के अंदर फंस जाएगा, और कुछ फंसने के बाद हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस से हमें फॉसिल्स मिले, और इस बात से हम कह सकते हैं कि वो प्लांट का प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे, पर इसके बहुत ही कम एविडेंसेस हैं। तो ड्यू टू कार्बनाइजेशन, आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू फाइंड द एविडेंसेस दैट ओनली ह्यूमंस हैव गैदर्ड द प्लांट प्रोड्यूस। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं हंटिंग की तरफ। हंटिंग हमें पता ही है, जानवरों को मारना, और हंटिंग हुई थी 5 लाख साल पहले स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, और कुछ साइट्स के एविडेंसेस हमें मिले हैं हंटिंग के, जो आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्स ग्रोव सदर्न इंग्लैंड में, और स्कॉनिंजन इन जर्मनी। ठीक है, याद रखने हैं सारे पॉइंट्स। बॉक्स ग्रोव इन सदर्न इंग्लैंड एंड स्कॉनिंजन इन जर्मनी। नेक्स्ट थिंग, स्कैवेंजिंग एंड फॉरेजिंग, मतलब मरी हुई चीजों पर डिपेंड करना और ढूंढना। तो कुछ डेड एनिमल्स थे जिन्हें या तो वो उनकी मौत हो चुकी है तब वो मर चुके हो, या फिर जो और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन जानवरों को मार दिया गया, तो उनकी जो डेड बॉडीज है उन पे डिपेंड करते थे। फिशिंग हमें पता ही है, फिश बोन्स मिले कुछ साइट्स पे, तो इससे हमने कंक्लूड कर लिया कि भाई उधर फिशिंग हुई। नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट हंटिंग। तो इसमें हमें दो ही इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है, एक तो हंटिंग से क्वेश्चन आने की और एक प्लांट हंटिंग से क्वेश्चन आने की। हंटिंग में हमें याद रखना है 5 लाख साल पहले स्टार्ट हुई थी, और बॉक्स ग्रोव और स्कॉनिंजन साइट्स की याद रखना। प्लांट हंटिंग क्या है? प्लांट हंटिंग 35,000 ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी, और इसके जो एविडेंसेस है हमें यूरोपियन साइट से मिलते हैं। जैसे एग्जांपल में हमें दे रखा है डॉनली वेसेक्टोनिस इन स्केज रिपब्लिक। प्लांट हंटिंग क्या है? मतलब अब जो ह्यूमंस है उनका ब्रेन थोड़ा तेज होना स्टार्ट हो गया था, उन्हें पता चल गया था कि जानवरों को किस तरीके से उन्हें पागल करके उनको हंट करना है। तो उन्हें पता चल गया कि ऑटम और स्प्रिंग सीजन में जो हॉर्सेज हैं, रेनडियर्स और बहुत ही तरह तरह के जानवर हैं, वो समुद्र के किनारों पर या रिवर्स के किनारों पर, बैंक्स पर पानी पीने आते हैं ऑटम और स्प्रिंग सीजन में। और जो हंटर गैदरर्स हैं वो उधर छुप के रहते हैं और उन्हें बहुत ही लार्ज स्केल में उन्हें मार देते हैं, और फिर उनका चिकन डिनर कर देते हैं। ठीक है, ये था वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, बहुत ही इजी तरीके से समझाया है, उम्मीद होगी समझ में आ गया और याद भी हो गया होगा। हंटिंग 5 लाख साल पहले बॉक्स ग्रोव और स्कॉनिंजन में, प्लांट हंटिंग 35,000 ईयर्स अगो डोरली वेसेक्टोनिस में। स्टोरीज हैं और कॉमन सेंस की बात है, बस जो याद करने वाले पॉइंट्स है वो तीन ही है। अब हम अर्ली ह्यूमंस, मतलब जो पहले के जो लोग थे वो पहले पेड़ों पे रहते थे, फिर वो गुफाओं में कैसे आए, ओपन एयर साइट्स में कैसे आए? तो इसमें दे रखा है 1 लाख से 1,25,000 पहले का ये एविडेंस है हमें कि जो ह्यूमंस है, जो अर्ली ह्यूमंस है वो केव्स में रहना स्टार्ट कर चुके थे। तो साइट्स वेयर केव्स आर फाउंड, अब हम उन साइट्स का एविडेंस देख लेते हैं जहाँ पे केव्स का मिलना हुआ था।
फर्स्ट केव है लजारेट केव, साउदर्न फ्रांस में। लजारेट केव है फ्रांस में, और उसके कैरेक्टर्स हम बात कर लेते हैं। 12 into 4 मीटर शेल्टर था, ठीक है, मतलब जो रहने का स्थान था वो 12 into 4 मीटर का था। 2 हर्ट्स मिले थे, मतलब फायर प्लेसेस मिली, जैसे हम हॉलीवुड मूवीज में देख रहे हैं या फिर जो हॉरर मूवीज है उनमें दिखता है कि जो कुछ बड़े बड़े जो बंगलोज होते हैं जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, वो अंदर चिमनी रखते हैं या फिर जो आग जला के रखते हैं, तो वैसे कुछ फायर प्लेसेस मिली। अब उन जैसे मॉडर्न तो है नहीं वो बंगलो बना के वो फायर प्लेसेस रखेंगे। तो लजारेट केव है फ्रांस में, 12 into 4 का शेल्टर है उनका। 2 हर्ट्स मिले, फायर प्लेसेस मिली, और कुछ फूड सोर्सेज मिले। फूड सोर्सेज मिले मतलब उधर लोग रहते होंगे लजारेट केव में। सेकंड है तेरा अमाता केव, जो वो भी फ्रांस में है, और उस केव में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना घर बना रखा है, और जो अपने घर की जो छत है उन्होंने वुड और ग्रास का यूज किया है। और वो उस केव में सीजनल विजिट पे आते थे, मतलब बहुत ही कम बार वो उधर सीजन बाय सीजन जैसे जैसे चेंज होते वैसे वैसे वहां विजिट करते वो लोग। नेक्स्ट थर्ड दे रखा है किलोम्बे ओलोगेसाइल केव। दोनों केव अफ्रीका में हैं, और उधर हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं बहुत ज्यादा, और कुछ कम भी। अब भाई सब आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स जो चीजें ह्यूमंस ने बनाई थी वो होते हैं आर्टिफैक्ट, जैसे उनके टूल्स मान लीजिए, उनकी पेंटिंग्स मान लीजिए, ये होते हैं आर्टिफैक्ट्स। अब आप बताइए जहाँ पे ह्यूमंस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं किसी साइट पे बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो क्या हम बोल सकते हैं ह्यूमंस वहां रहते थे? और जिस जगह पे हमें वो आर्टिफैक्ट्स कम मिले, मतलब वहां पे बहुत ही कम बार विजिट करते थे वो लोग। नेक्स्ट थिंग, कुछ जगहों पे आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने बेक्ड क्ले, बर्न्ट बोन, स्टोन टूल्स ये मिले। बेक्ड क्ले मतलब ये जो बेक्ड है, बर्न्ट है, स्टोन टूल्स है, इसका मतलब हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम फायर की बात कर रहे हैं। मतलब अब जो अर्ली ह्यूमंस है उन्होंने यूज ऑफ फायर स्टार्ट कर दिया था। अब वो कौन सी जगह है जहां पे आर्कियोलॉजिस्ट को ये मिले, वो भी आपको याद रखना है। चेजुवंजा, केन्या, साउथ अफ्रीका और स्क्वारकन्स, ठीक है। अब हम यूज ऑफ फायर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, कि फायर का यूज किस तरीके से हुआ। ओके, तो फर्स्ट हमें दे रखा है फायर का यूज, तो ऑब्वियसली हमें सबको पता है कि हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं, सर्दियों में हमें गर्मी प्रोवाइड करते हैं, फूड कुक करवाने में मदद करते हैं, और किसी वुड को हार्ड करना है उसमें मदद करते हैं, और जो वो टूल्स बनाते थे उन टूल्स की जो टिप है उसे नुकीला बनाने में मदद करवाते हैं, और जो खतरनाक जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको आग जला के उन्हें दूर भगाना, उनसे बचना, उसमें मदद करवाते हैं। अब भाई ये जो टूल्स की हम बात कर रहे हैं, ये टूल्स बनी कैसे, किस कैसे बनी, हाउ टूल्स वर मेड? ओके, give me some minute, I will drink water. ओके, जो टूल्स हैं वो एक तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर डिपेंड करती है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब हमारी बॉडीज में जो चेंजेस होते हैं, जैसे ह्यूमंस का इवोल्यूशन में जो चेंजेस हो रहे हैं उस बेसिस पर। ओके, और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस मतलब ब्रेन से, ब्रेन की साइज, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ रही है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो अर्ली स्टोन टूल मेकर थे, मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो हमें जीनस पढ़ा था उन्होंने सबसे पहले स्टोन का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। अर्ली स्टोन टूल मेकर। अब हमें पता है होमो हैबिलिस स्टोन टूल मेकर बोला जाता है, तो क्वेश्चन घुमा के आएगा। अगर क्वेश्चन पूछा कि हु वर कॉल्ड द स्टोन टूल मेकर, तो होमो हैबिलिस लिखना है। और अगर आए कि हु वर द अर्ली स्टोन टूल मेकर, तो क्या लिखना है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और इनका एविडेंस हमें मिला है इथोपिया और केन्या से। ठीक है, अब हम वो टूल्स के बारे में नाम पढ़ लेते हैं, वो क्या क्या यूज करते थे। चॉपर्स, हैंड एक्स, स्पीयर थ्रोवर्स एंड एरोज, पंच ब्लेड टेक्निक्स, और एक इम्पॉर्टेंट सुइंग नीडल। सुइंग नीडल से क्या करते थे, वो जो जिन एनिमल्स पे फर आता था उनसे वो फर ट्रैप करके अपने कपड़े वगैरह बनाते थे।
ये टूल्स की बात हो गई। अब हम लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज सबसे पहले स्टार्ट हो चुकी थी होमिनिड से। ठीक है, होमिनिड्स ने लैंग्वेज का यूज स्टार्ट कर दिया था, पर जेस्चर के व्यू में। उनके हिसाब से वो जो लैंग्वेज है वो जेस्चर से थी, मतलब हाथों की डिजाइन से या हाथों के कुछ करके वैसे बुलाना। फिर स्पोकन लैंग्वेज स्टार्ट हो चुकी थी, पर लोकल थी और नॉन वर्बल थी। वो कैसे? मतलब जो जैसे आज हम बोल रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, वोवल्स हैं, वो उनकी भाषा में नहीं थे। वो सिंगिंग करके, हमिंग करके, अलग अलग आवाजें निकाल के बुलाते हैं, जैसे आज के बंदर एक दूसरे को बुलाते हैं ना, वैसे से। अब प्राइमेट्स हैं। ह्यूमन स्पीच प्रोबेबली बिगिन विथ कॉल्स। मतलब जो ह्यूमन की जो स्पीच थी, जो लैंग्वेज थी, वो कॉल से स्टार्ट हुई। मतलब प्राइमेट्स एक दूसरे को अलग अलग तरह की आवाज निकाल के बुलाते थे। ठीक है, तो वही है सिंगिंग और हमिंग से। अब हम बात करते हैं पेंटिंग्स की। पेंटिंग्स हैं, वो केव्स में मिली, और दो केव्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने ना। लेजवेक्स एंड चावेट। चावेट कुछ भी बोलो आप, स्पेलिंग याद करनी ना। लेजवेक्स, लेस्क्वेक्स एंड चावेट पेंटिंग्स, सॉरी, केव्स इन फ्रांस में, और अल्टामिरा इन स्पेन। ठीक है, तो ये दो केव्स हैं, इनमें हमें ये पेंटिंग्स मिली। अब भाई ये पेंटिंग्स उन्होंने क्यों बनाई? तो ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए बनाई थी। मतलब जैसे वो अगर उन्होंने कोई सक्सेसफुल हंट कर दिया, किसी जानवर को बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में मार दिया, या फिर किसी बड़े जानवर को मार दिया, तो उस चीज को सेलिब्रेट करते थे वो लोग। और उस सेलिब्रेट करने की जो इमोशंस हैं, वो उन्होंने पेंटिंग में एक्सप्रेस किए। फिर मीटिंग प्लेसेस, जो ग्रुप एक्टिविटीज होती थी, जो लोग गेस्ट आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, ये सारी चीजें पेंटिंग्स में एक्सप्रेस हुई है। तो पेंटिंग्स एग्जांपल्स याद रखने ना। लेजवेक्स एंड चौवेट इन फ्रांस एंड अल्टामिरा इन स्पेन। कितना हो रहा है? बस थोड़ा सा ही हो रहा है। हंटर गैदरर सोसाइटीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, हंटर गैदरर सोसाइटीज, मतलब जो सोसाइटीज है वो किस तरीके की थी, हमें जो उनकी स्टडीज है उनको क्या क्या बोलते हैं, तो वो पहले वो पढ़ लेते हैं। एथनोग्राफी, स्टडी ऑफ कंटेम्परेरी एथनिक ग्रुप्स। मतलब जो आज के जो ग्रुप्स हैं, आज की हम जो एंटर गैदरस सोसाइटी देखते हैं, आज भी प्रेजेंस है एंटर गैदरस, उनकी सोसाइटी के जो कल्चर है, लाइवलीहुड है, किस तरीके से वो रहते हैं, उन सब की अगर हम स्टडी करें तो उसे हम एथनोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, लाइवलीहुड, जेंडर, टेक्नोलॉजी, रिचुअल्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल कस्टम्स, ये सारी चीजें। ठीक है, आर्कियोलॉजी के बेस पे स्टडी ऑफ एशियंट एंड रिसेंट ह्यूमन पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स। अर्ली ह्यूमंस के, हमारे ह्यूमन जो पास्ट है उसके बारे में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, मटेरियल रिमेन्स, दैट इज फॉसिल्स के बेसिस पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आर्कियोलॉजी कहेंगे उसे, उस स्टडी को। और एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन कल्चर को पढ़ना, ह्यूमन स्टडीज को पढ़ना, इवोल्यूशनरी को पढ़ना। इवोल्यूशन मतलब जो एप्स हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं, प्राइमेट्स, होमिनोइड्स, होमिनिड्स, ये सारा इवोल्यूशन है ह्यूमन बायोलॉजी का। तो उनका कल्चर को पढ़ना, उनकी सोसाइटी को पढ़ना, ये सारी एंथ्रोपोलॉजी है। अब कुछ हमें सोसाइटीज का एग्जांपल दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। फर्स्ट है कुंगसान सोसाइटी, हंटर गैथरर्स की सोसाइटी है। इसमें हमें एक स्टोरी दे रखी है। ये एक इंसान आता है, और ये जो कुंगसान है सोसाइटी, वो काहलारी डेजर्ट में रहते हैं। ठीक है, कालारी डेजर्ट में रहते हैं, कुंगसान सोसाइटी, 1870s की बात है। इसमें एक इंसान बताते हैं कि हम जो कुछ लोग हैं बाहर से आते हैं कालारी डेजर्ट में, और देखते हैं कि ये एकदम सुनसान पड़ा था। और हमें पता है उधर कौन सी अंडर गैदर सोसाइटी रहती थी, कुंगसान रहती थी। तो इसका मतलब वो लोग छुप जाते थे, कोई बाहर से जो लोग आता था। और जो कुंगसान थे वो स्केर्ड बाय अदर्स, मतलब जो बाहर के जो लोग आते थे उनसे डरते थे वो लोग। तो ये एक एग्जाम्पल दे रखे कुंगसान का। नेक्स्ट है द हर्जा हंटर गैदरर्स ग्रुप, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक इयासी में रहते हैं, जो नॉर्थ अफ्रीका में। कुंगसान कहाँ रहते हैं? कहलारी डेजर्ट। और ये जो हर्जा ग्रुप है वो लेक इयासी में रहते हैं, दैट इज नॉर्थ अफ्रीका। जो कंट्री ऑफ हर्जा है वो बहुत ही रिच है फूड्स में, वेजिटेबल्स में। बहुत ही ज्यादा अमाउंट में उनके पास फूड्स वेजिटेबल्स हैं। तो इसका मतलब उनके पास शॉर्टेज ऑफ फूड तो बिल्कुल नहीं है।
वो हंटिंग पे भी डिपेंड करते हैं, मतलब वो फूड्स पे वेजिटेबल्स पे खाते हैं बट हंटिंग पे भी डिपेंड करते हैं। और हंटिंग इस प्रकार से करते हैं कि आने वाले फ्यूचर पे या फिर जो एनिमल्स है वो खत्म नहीं हो जाए, और जो फ्यूचर है उसके लिए हंटिंग की जो कमी है, शॉर्टेज नहीं पड़ जाए। तो इसलिए वो अपना फूड है वो 80% तो वेजिटेबल्स और 20% मीट एंड हनी पे डिपेंड करते थे, और कुछ वेजिटेबल्स वो अपने साथ गैदर करके रखते थे। कैंप्स आर, और जो उनके जो कैंप्स हैं वो जहाँ पे पानी का रिसोर्सेज मिलता था, पानी का कोई सोर्स मिलता था, उस रीजन के पास अपने कैंप्स वो साइड कर लेते, बना लेते थे। क्यों? क्योंकि उधर उन्हें पानी भी मिल जाता था, रिसोर्सेज भी मिल जाते थे, और हंटिंग भी वो कर लेते थे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो हर्जा की है वो ये है कि वो जो अपने रिसोर्सेज है या फिर जो उनकी लैंड है, वो ऐसे नहीं मानते कि जो लैंड है, जो रिसोर्सेज है वो हमारे ही हैं। वो ऐसा मानते हैं कि कुदरत के हैं और ये कुदरत के पास ही रहेंगे, हमारी कोई राइट नहीं है इनके ऊपर। तो ये हमने हंटर गैदरर सोसाइटीज की बात कर ली, कुंगसान की बात कर ली कहलारी डेजर्ट में, हर्जा ग्रुप लेक यासी नॉर्थ अफ्रीका में। अब हाउ स्कॉलर्स इंटरप्रेट हंटर गैदरर सोसाइटी, मतलब हंटर गैदरर सोसाइटी वो स्कॉलर्स है वो किस बेसिस पे, तो दो टाइप के स्कॉलर्स हैं। कुछ स्कॉलर्स तो ये मानते हैं कि जैसे जिस तरीके से आज के जो हंटर गैदरर्स रह रहे हैं उसी प्रकार से पहले के हंटर गैदरर्स रहते थे। बट कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि आज के हंटर गैदरर्स बहुत ही डिफरेंट है पहले वाले हंटर गैदरर से। और वो किस बेसिस पे बोला है, जैसे आज की हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज देख सकते हैं। आज के हंटर गैदरर्स ट्रेड पे डिपेंड करते हैं। आज के हंटर गैदरर्स बाहर से मार्केट से सामान भी खरीद सकते हैं, पर पहले के तो नहीं खरीदते थे। तो वो इस बेसिस पे डिवाइड है। अब एक एपिल्यूक्यू हमें दे रखा है, इसमें है कि मतलब डोमेस्टिकेशन के बारे में है। डोमेस्टिकेशन मतलब उन्होंने प्लांट्स का एग्रीकल्चर स्टार्ट कर लिया था, फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी, एनिमल्स को घर पे पालना स्टार्ट कर दिया था। तो ये सब चीजें कब हुई? 10,000 से 4,500 साल के बीच में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुकी थी। और डेवलपमेंट इन फार्मिंग एंड पेस्टोरिज्म, मतलब फार्मिंग एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, और पेस्टोरिज्म मतलब एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया, उन्हें जो हर्ड्स में अलग अलग जगहों पे ले जाके उन्हें फीड करवाते थे। अब आइस एज का इम्पैक्ट क्या पड़ा? ग्रासलैंड और फॉरेस्ट हो चुके थे, इसलिए एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। अब एग्रीकल्चर जब लोगों को समझ में आ गया तो उन्होंने एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया, और अपने जो हाउसेस हैं वो परमानेंट उधर बिल्ड करने स्टार्ट कर दिए, जैसे मिट्टी के बनाने स्टार्ट कर दिए, ब्रिक्स के, स्टोन्स के। फिर और डेवलपमेंट हुआ कि जो पॉट्स हैं उनका बनना स्टार्ट हो गया। तभी एग्रीकल्चर तो प्रोड्यूस कर दिया, पर जो उनके ग्रेन्स हैं उन्हें कैसे स्टोर करें, तो उनके लिए पोर्ट्स का यूज किया। प्लफिंग टूल्स, खेतों में जो जोतने वाले जो टूल्स थे उनका यूज करना स्टार्ट किया। और जो यूज ऑफ विल इन पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, और जो विल का यूज होता है जैसे पोर्ट्स में जो हम मटके बनाते हैं उसमें भी विल का यूज होता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन में उसमें भी विल का यूज होता है। तो ये हमारा खत्म हो गया है चैप्टर द हंटर गैदरर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। उम्मीद होगी सारी चीजें आपको याद हो चुकी हैं, और रिवाइज करते जाइए। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उनकी डेट्स के ऊपर, ठीक है? जैसे प्राइमेट्स का इवोल्यूशन कौन सी डेट के बीच में हुआ, होमिनोइड्स का कब हुआ, ये सारी डेट के हम ऊपर अगली वीडियो में देखेंगे। टिल